करता हूँ, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आप लोगों को पहले ही ब्रीफ किया होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर जो चीज पहले बड़े स्केल्स पे होती थी, जिस काम को पहले 100 लोग एक साथ मिलकर करते थे, आज एक छोटा सा फोन उसको 100 लोगों के काम को अकेला कर देता है। कैमरामैन भी ये है, सारी हम इस पे जो भी फील्ड भी हमेशा टेक्नोलॉजी का ही फील्ड रहता है। नई नई रिसर्च आती है, नई नई इन्वेंशंस आती है और जो हॉस्पिटल्स उन इन्वेंशंस को अपनाते हैं वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो पेशेंट केयर होती है, जो पेशेंट को जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उससे मिलते हैं। अभी यथार्थ ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में इसी प्रक्रिया के तहत एक नई टेक्नोलॉजी को हम लेकर आए हैं, जिसको हम रोबोटिक सर्जरी एक सिंपल सी भाषा में बोलते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी है क्या, इससे पेशेंट्स को कैसे बेनिफिट होंगे, क्या क्या हम इससे सर्जरीज कर सकते हैं, बाकी जो आज तक सर्जरीज होती थी उससे इस टेक्नोलॉजी में क्या बेनिफिट्स होंगे, वो हमारी सारी एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अमित बैठे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर एक जाना माना चेहरा है, आप सभी लोग जानते हैं। पिछले काफी समय से, मुझे लगता है 20 साल से ज्यादा इनको ग्रेटर नोएडा में अपनी सर्विस देते हुए हो गया है और सर्जरी के लिए धुरंधर माने जाते हैं और बहुत सारी सर्जरी इन्होंने इस क्षेत्र में की है और रोबोटिक सर्जरीज भी सर कर रहे हैं। डॉक्टर दुष्यंत हैं हमारे साथ। डॉक्टर दुष्यंत हमारे डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में और किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चाहे वो हमारा इस ब्रांच में हो या नोएडा एक्सटेंशन ब्रांच में हो, दोनों सर की सुपरविजन में चलता है। मोर देन मुझे लगता है 50 के आसपास हम यहाँ पर कर चुके हैं। मोर देन 100 हम नोएडा एक्सटेंशन के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और उसमें रोबोटिक की हमने काफी किया और वो सब डॉक्टर दुष्यंत के सुपरविजन में चलता है। तीसरे नंबर पर डॉक्टर नीरज चौधरी हैं। डॉक्टर नीरज चौधरी जीआई सर्जन हैं और यथार्थ के साथ काफी समय से एसोसिएटेड हैं और जितनी भी अपर एंड जीआई सर्जरीज होती हैं, चाहे वो ओंको की हो, किसी को कैंसर हो गया उसकी सर्जरी करना है या पेट की जटिल से जटिल सर्जरी हो, उसको डॉक्टर नीरज परफॉर्म करते हैं और अब ये रोबोटिक सर्जरी भी करने लगे हैं और पिछले 1-1.5 महीने से जब से हमारे पास ये रोबोट आया है, मोर देन 20 सर्जरी के आसपास डॉक्टर नीरज रोबोट से परफॉर्म कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। बीच में हमारे सबका जाना माना चेहरा हमारे ग्रुप सीईओ अमित सिंह जी मौजूद है। ये सारे प्रोग्राम नई टेक्नोलॉजी की एडेप्टेशन हो या नए डॉक्टर्स हो या कोई भी नई चीज किसी भी हमारी ब्रांच में हो, वो अमित जी के द्वारा ही होती है। वही इनका कैसे प्रोक्यूरमेंट करना है, कहाँ से लेना है, कैसे आगे काम करना है, वो सारा डायरेक्शन जो है अमित सिंह जी का ही होता है। डॉक्टर देवेंद्र हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में और पर्टिकुलरली हमारी ग्रेटर नोएडा ब्रांच को देखते हैं। सभी यूरो सर्जरी में पहले से जो लेजर सर्जरी टेक्निक आती थी वो सारी करते थे और अब रोबोटिक सर्जरी भी स्टार्ट कर दिया है जब से हमारे पास रोबोट आया है। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नीलम बैनर्जी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गायनी डिपार्टमेंट की। गायनी के साथ साथ आईवीएफ का जो पूरा कार्यक्रम हमारे ग्रेटर नोएडा अस्पताल में चलता है वो मैडम के सुपरविजन में चलता है। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। आप लोगों ने भी अपने पेशेंट छोड़ के हमें टाइम दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आपका धन्यवाद। मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, बेटर है एक्सपर्ट इसमें बोले, तो मैं वन बाय वन करके इसमें अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करती है आम पब्लिक की, आम मरीजों की, कैसे ये बाकी जो अब तक टेक्नोलॉजी आई थी मेडिकल फील्ड में उससे एडवांस है। सबसे पहले मैं डॉक्टर दुष्यंत नागर से पूछूंगा कि वो कुछ सब बताए। यूरोलॉजी में बात करें तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा ये रोबोट है क्या। काविंची इनफैक्ट वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड है और दुनिया का सबसे अच्छा रोबोट माना जाता है। ये हम लोगों के पास में है, यहाँ पे भी और एक्सटेंशन पे भी है। इसमें मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप की तरह काम करता है। मतलब रोबोट का अपना दिमाग नहीं है, रोबोट खुद सर्जरी नहीं कर सकता। आप कंसोल में बैठते हैं, सर्जन कंसोल में बैठता है, वहां से रोबोट को कंट्रोल करता है। तो बिगेस्ट एडवांटेज रोबोट का है, जो चीज
आपको शरीर के ऐसे हिस्से स्पेसिफिकली यूरोलॉजी की बात करें, जीआई सर्जरी और गैस्ट्रो डॉक्टर आमेदी और डॉक्टर चौधरी बात करेंगे। यूरोलॉजी में पेल्विस जो शरीर का बिल्कुल नीचे का हिस्सा है जहाँ पे देखने में सर्जन को बहुत दिक्कत होती है ओपन में और इवन लैप्रोस्कोपी में, रोबोट उस जगह को जाके बिल्कुल करीब से देख सकता है और उसका विजन 2 से 10 गुना ज्यादा है और विजन 4K जो आपको क्लैरिटी देती है लैप्रोस्कोपी में उससे कम 10 गुना ज्यादा है। और कंट्रोल ऑफ द आर्म्स, तो आर्म्स को आप 6 डिग्री के 7 डिग्री के मूवमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल एक हाथ 4 डिग्री मूव कर सकता है, रोबोट उसी तरह से 7 डिग्री मूव कर सकता है। तो टांगे लगाने बहुत आसान है, देखना आसान है, टांगे लगाने बहुत आसान है। रोबोटिक आर्म जो अंदर जाती है पेन बहुत कम करती है, तो उससे फायदा सबसे ज्यादा ये होता है आप पेशेंट को प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। कैंसर कंट्रोल, जहाँ पे जिस किडनीज को हम लोग ट्यूमर की वजह से निकालने की जरूरत पड़ जाती थी, उन्हीं किडनीज को आज हम लोग रोबोट बताने की कोशिश करते हैं, बता देते हैं। ये सब चीज इस बात में रिफ्लेक्ट करती है कि उससे पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज होता है, पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर दुष्यंत, आपने बहुत ही सरल सी भाषा में रोबोट के होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताया। अब हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहित हमीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने भी अभी कुछ रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म की है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो डॉक्टर हमीदी का काफी नाम है, तो इसमें क्या अलग है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में? देखिए आज से 20 साल पहले सारी सर्जरी ओपन होगी, हॉस्पिटल्स के पेशेंट के उनको फिट होते होते 15-20 दिन लगे। देन केम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लोगों को ओपन सर्जरी से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का भी एक्सेप्ट करने का समय लगा, पर आज के दिन आफ्टर सम टाइम एवरीबॉडी वाज आस्किंग फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बिकॉज faster recovery, less stay in the hospital, they used to go home early. Now with this robotic surgery, this is much better, more precise, recovery is faster, very less bleeding, and patient goes home very early. तो ये नई चीज आई है, लोगों को पता नहीं है, बट स्लोली से जब लोगों को एडवांटेज पता चलेगा, लोग इसको सबको इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे उन्होंने लैप्रोस्कोपी को एक्सेप्ट किया, आगे के चल रहे एवरीबॉडी विल कम एंड आस्क फॉर रोबोटिक सर्जरी, इसका बहुत ही एडवांटेज। मैं 2003 में गया था मेरा हॉस्पिटल यूएसए में, सबसे पहले डबल वहाँ है, तो वहाँ तो 20 साल हो रहा है, हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। नाउ एवरीबॉडी देयर गोस फॉर रोबोटिक सर्जरी, वेरी प्रिसाइज, मिनिमम ब्लड लॉस, very fast recovery, less pain, और patient को चाहिए, they want to stay less in the hospital, no pain, and they want to go home. ये जो मैं जो जनरल सर्जरी में जितना बड़ा सर्जरी है, एपेंडिक्स है, सो थोड़ा सा माइक आगे लगे। ये है, इसमें हम लोग जो देखते हैं कंसोल में वो 3D इमेज आता है, तो इंडो सूचरिंग में आप वहाँ 360 डिग्री घूम जाता है, तो सूचरिंग इज वेरी नाइस, और आप लोग आराम से रमेश बना सकते हैं, तो इससे बहुत एडवांटेज है। So what is the difference between normal and robotic surgery? Robotics and normal surgery? You mean open surgery? Normal surgery, हाँ सर। Robotic surgery होता है कि पूरा पूरे खून पे काट के मैंने सर्जरी की, normal surgery, पर आज के ज़माने में वो होता नहीं है। हम लोग पहले लैप्रोस्कोपी कर रहे थे, जब रोबोटिक आ गया तो हम लोग रोबोटिक कन्वर्शन किया, ये पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, आपने बहुत ब्रीफली बताया रोबोटिक सर्जरीज के बारे में। एक छोटा सा सर ने एग्जांपल दिया कि आज से पहले तो पीठ की थैली की सर्जरी होती थी, आज से लगभग 20 साल पहले, तो उसमें एक कट लगता था यहाँ से लेके यहाँ तक का, लगभग 15 टाँके उसमें आते थे और हॉस्पिटल में स्टे 7 से 10 दिन का होता था और रिकवरी और में 3 महीने लगते थे। उसके बाद जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, जो 15 टाँकों में काम होता था वो 5 टाँकों में होने लगा, 5 डिफरेंट जगह पे छोटे छोटे से टाँके लगने लगे, और उससे जो हॉस्पिटल स्टे था पेशेंट का लगभग 10 दिन जो रहता था वो 2 दिन पे आ गया, और जो रिकवरी 3 महीने में होती थी वो लगभग 1 महीने में आ गई। अब उसके ऊपर एडवांस सर्जरी आई है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें स्टे 1 डे का होता है, सेम डे भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, रिकवरी फास्ट होती है,
रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मिनिमम ब्लीडिंग होती है, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। वही अभी हमें डॉक्टर हमीद जी ने बताया। इस पर डिटेल में प्रकाश डालने के लिए मैं डॉक्टर नीरज चौधरी, जो कि हमारे जीआई सर्जन हैं, और उन्होंने इस रोबोट के द्वारा सिंपल सर्जरी नहीं, मतलब गोल ब्लैडर की थैली हो या अपेंडिक्स हो या हर्निया हो, इनसे कहीं एक स्टेप एडवांस सर्जरी, चाहे वो कैंसर की सर्जरी हो, बड़ा ट्यूमर पेट के अंदर है उसको पूरा निकालना, वो सब रोबोट की सहायता से किया है। तो वो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर नीरज चौधरी हूँ, मैं जीआई सर्जन और जीआई ऑन्कोलॉजी सर्जन हूँ। इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी सर्जरी जो लेप्रोस्कोपी होती थी वो सब की सब रोबोटिक हो सकती है, और रोबोट के फायदे इतने ज़्यादा हैं कि कुछ आने वाले सालों में ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी की जैसे विलुप्त होने वाली है। क्योंकि हम रोबोटिक सर्जरी जब हम करते हैं तो हमारा मैग्निफिकेशन जो रोबोटिक सर्जरी में होता है वो 10x होता है, 10 गुना हमें नॉर्मल से ज़्यादा दिखता है। ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है, हमारी टिश्यू हैंडलिंग हम जिसे कहते हैं वो बहुत कम हो जाती है, जिससे ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत कम पेन होता है। वो सुबह की सर्जरी जो गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स करने के बाद, सुबह सर्जरी कराने के बाद शाम तक ही ऐसा होता है कि हम इसको घर भेजने लायक होते हैं। अगले 1-2 दिन में वो अपने काम पे जा सकता है। इस तरह की फास्टर रिकवरी होती है उस पेशेंट की, और यही हमारा एम है। तो इसमें छोटी सर्जरी से लेके, जिसमें गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स हर्निया से लेके सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर की सर्जरी भी, जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर हो, पैंक्रियाटिक कैंसर हो, इवन लीवर कैंसर हो, इसोफेजियल कैंसर हो, गैस्ट्रिक कैंसर हो, सबकी सर्जरी रोबोटिक हो सकती है। और उसके फायदे ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यही हमारा एम होना चाहिए, पेशेंट बेनिफिट के लिए सर्जरी है। मैं ये बोलना चाहूँगा इस पूरे में, मैं चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमने अभी पेशेंट के साथ देखा, जो हमने सर्जरी की है। 2 मिथ हैं। एक, रोबोटिक सर्जरी लोग सोचते हैं न्यू टेक्निक है, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 20 साल पहले सर्जरी शुरू हो चुकी थी, जैसा डॉक्टर अमीर ने बताया। 20 साल हो चुके हैं सिस्टम को आए हुए। हमारे इंडिया में रिलेटिवली न्यू कह सकते हैं, इवन इंडिया में भी, मैं जब गंगा राम 2014 से ये रोबोटिक सिस्टम वहाँ पे भी आ चुका था। तो ये हमारे पास जो रोबोटिक सिस्टम हमने इस हॉस्पिटल में लिया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। वो इस पूरे रोबोट भी कई तरीके के, कई कंपनीज के आते हैं। हमारे पास इंट्यूटिव का डाविंची सिस्टम है जो इस पूरे रोबोटिक सिस्टम में सबसे ऊपर वाली श्रेणी में आता है। उससे बेटर कोई रोबोट सिस्टम है ही नहीं सर्जरी में। तो एक तो ये मिथ गलत है कि रोबोटिक सर्जरी नहीं है, न्यू टेक्निक है। अभी तक अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कम से कम 80,000 सर्जन इस पे ट्रेन हो चुके हैं। कम से कम नहीं तो 10 से 20 लाख सर्जरी हो चुकी हैं इस सिस्टम से। तो ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है और बिल्कुल रिलेटिवली न्यू सिस्टम नहीं कहेंगे इसे। तो ये मिथ है लोगों की कि ये नया सिस्टम है, कराए कि नहीं कराए। एक दूसरी मिथ है कि जब हम पेशेंट को समझाते हैं कि रोबोट से हम सर्जरी करेंगे तो सबसे पहले वो सोचता है कि रोबोट सर्जरी करेगा, सर्जन नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रोबोट है उसको चलाने वाला भी सर्जन ही है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स और सब है वो एडवांस्ड है, इसीलिए उसको रोबोट बोलते हैं। कि उसमें जो सिस्टम और उस सिस्टम में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसमें जो कैमरा यूज होता है, जैसे लेप्रोस्कोपी में भी यूज होता है, उसके इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट है कि वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं रोबोट के, जिसकी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में जाके प्रिसाइज एनाटमी में जाके प्रिसाइज डिसेक्शन करता है। और कम पेशेंट के लिए बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है ऑपरेशन के बाद। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों तक ये जाना चाहिए कि यथार्थ हॉस्पिटल में सबसे अच्छा सिस्टम मौजूद है। हर सर्जरी उससे की जा सकती है। इवन कैंसर सर्जरी में
बहुत रिलेटिवली सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिला है। हमने अपने जो यहाँ से हमने एक स्टडी स्टार्ट की है ऑपरेशन के बाद पेन स्कोर्स की, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम ओपन से लेप्रोस्कोपी में कंपैरिजन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% पेन कम होता था पेशेंट को ओपन के कंपैरिजन में। आज हम बात करें लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक की, तो लेप्रोस्कोपी रोबोटिक में अब इतना रोबोटिक के आते ही उससे लेप्रोस्कोपी से भी 80% पेन अब और कम हो चुका है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सिस्टम, और ये सब आप प्लीज उसको हाईलाइट करिए अपने इससे कि हम लोगों तक पहुंच पाए कि हमारे पास सब सिस्टम मौजूद है, हम सब हर तरीके की GI कैंसर की सर्जरी हम यहाँ कर सकते हैं इस सिस्टम से। धन्यवाद डॉक्टर नीरज। जैसा कि सर ने बताया, अनुभव के माध्यम से आम जनमानस को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली इसकी उपयोगिता के बारे में सब लोगों को भी नॉलेज बढ़ेगी। मैं इस पर प्रकाश डालने के लिए थोड़ा सा और दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे ऐसी सर्जरी की जाती है, डॉक्टर देवेंद्र से मैं अनुरोध करूंगा वो हमें थोड़ा बताए कि जो पहले ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड होते थे यूरोलॉजी में, स्पेशली जो है स्टोन की सर्जरी करने में, और या फिर किडनी का निकालना हो, नेफ्रेक्टोमी हो, या किडनी के अंदर ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो, क्या ये सारी सर्जरीज हम इससे कर सकते हैं, क्या क्या और इसके अदर बेनिफिट है स्पेशली यूरोलॉजी सर्जरीज में? जितनी भी हमारी लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी सर्जरी है हम सब रोबोट के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि सब मेंशन कर चुके हैं पॉइंट्स, 2 पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक तो विजन बहुत बेटर होता है, 3D विजन होता है जो लेप्रोस्कोपी में कॉम्प्रोमाइज होता है। सेकेंड थिंग, हम जो मूवमेंट की बात करते हैं लेप्रोस्कोपी में 2 डिग्री ऑफ मूवमेंट हो सकते हैं, वहीं रोबोट में हम 360 डिग्री ऑफ मूवमेंट लाइक ए रिस्ट हम इनसाइड द बॉडी कर सकते हैं। ये रोबोट का एडवांटेज है, जिसकी वजह से अगर हमें ट्यूमर निकालना है तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, जैसे हम बात करें किडनी ट्यूमर की, अगर किडनी ट्यूमर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के अराउंड है तो वो लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करना, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी जो हम कहते हैं पार्ट ऑफ द किडनी, सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वही अगर हम रोबोट के थ्रू करें तो इसका प्रिसीजन बहुत बेटर बन जाता है। हम सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करके बाकी किडनी को सेव कर सकते हैं। सिमिलरली अदर ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर्स हैं, जैसे रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी होगी कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट में, या ब्लैडर कैंसर हो गए, ब्लैडर कैंसर को रिमूव करके रियो ब्लैडर जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं, कॉम्प्लेक्स डीवियर फिस्टुला है, या यूरेट्रिक रीइम्प्लांट है, ये सब रोबोटिक के थ्रू काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। थैंक यू सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया यूरोलॉजी में जो रोबोट की महत्ता है वो कैसे है। एक डिपार्टमेंट होता है लेडीज का डिपार्टमेंट, वैसे वो तो लेडीज फर्स्ट होता है, बट आज हमने मैम आपको लास्ट में रखा है, इसको किया रोबोटिक हो रहे हैं। गायनी की बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती है, चाहे वो बच्चादानी का ऑपरेशन हो, या ओवरी में ट्यूमर हो जाए, वहाँ पे कैंसर हो जाए, या वहाँ पे जो है फ्लूड आ जाए, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो कॉम्प्लिकेटेड पहले बड़े ओपन मेथड से होती थी या अपर वेजाइनल मेथड से होती थी, उसमें रोबोट कैसे लेडीज की हेल्प करता है, इसके बारे में मैम थोड़ा प्रकाश डालें। Basically, introduction of robotic system और especially the Vinci robotic system in gynae surgery एक बहुत ही remarkable breakthrough है, और ये दर्शाता है कि फ्यूचर में gynae surgery किस तरह से की जाएगी। So basically इसके अंदर बहुत ही हाई डेफिनेशन 3D व्यू मिलता है, और बहुत क्लैरिटी के साथ हम ऑपरेटिव फील्ड को देख पाते हैं। और जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बेसिकली 2D व्यू होता है, इसमें 3D व्यू होता है, और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से सर्जरी की जा सकती है, जिससे कि रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी काफी हद तक कम हो जाता है, और ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी काफी कम रहता है। इसके अलावा इसका मेन बेनिफिट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज लाइक ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर है, या सर्वाइकल कैंसर है, उसमें इसका काफी रोल है, जहाँ पे भी हमें काफी डीप जाके सर्जरी करना पड़ता है। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसा कि सभी ने बताया, रिस्टेड मतलब रिस्ट की तरह से उनका मूवमेंट हो सकता है, और हैंड मूवमेंट से उनका मूवमेंट्स काफी हद तक बेटर होता है। और 3D हाई डेफिनेशन व्यू की वजह से अंडर मैग्निफिकेशन बहुत प्रिसाइज तरीके से बहुत सारी डीप जगहों पे पहुंचा जा सकता है, जो कि नेचुरल तरीके से ओपन सर्जरी में या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। बट स्टिल इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स में बच्चा निकालने का
तरीका हमेशा एक ओपन ही रहेगा। उसके अलावा रोबोटिक सर्जरी आप कोई भी नाम लीजिए, किसी भी तरह की सर्जरी जो कि ओपन या फिर लैप्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा की जा सकती है, वो रोबोटिक तरीके से की जा सकती है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पेशेंट को काफी कम पेन फील होता है। मतलब हमने जितने भी पेशेंट्स किए हैं, इमीडिएटली विदिन 2 to 3 आवर्स सर्जरी पेशेंट्स आर यूजुअली स्माइलिंग, दे आर सिटिंग एंड विदिन 6 आवर्स उनको हम चला भी देते हैं या उनका ओरल इनटेक स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो सर्जरी वैसे 4-5 डेज लगते थे डिस्चार्ज करने में, वो पेशेंट जो है नेक्स्ट डे या विदिन 48 आवर्स, क्योंकि हमारा जैसे यूट्रस रिमूवल सर्जरी है दैट कम्स अंडर मेजर सर्जरी, बट फिर भी 48 आवर्स के अंदर पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बड़ा ब्रीफली सारी चीजों को टच किया। अब एक चीज रोबोट का नाम सुन के लिए आती है कि कहीं ना कहीं रोबोट टाइप कोई चीज होगी जैसा आप मूवी में देखते हैं और वो ऑपरेट कर रही होगी। ऐसा इसमें नहीं है। आप डॉक्टर कंप्यूटर पे बैठता है और ये मशीन पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में होती है। डॉक्टर उसको कमांड देता है कहाँ पे कितना कट लगाना है, किस इंसिजन से डीप जाना है, कैसे जाना है, वो सारी कमांड कंट्रोल रूम में बैठ के डॉक्टर देता है और ये मशीन उसको परफॉर्म कर रही होती है। जब भी हम कोई मैनुअल सर्जरीज करते हैं, डॉक्टर ने सोचा मुझे 6 सेंटीमीटर का कट लगाना है, बट वहां पे कोई पैमाना लेके तो वो कट नहीं लगाता, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस रोबोट के द्वारा फीड करते हैं कि 2 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर का कट लगेगा। जितनी भी ब्लीडिंग होगी उनको सिक्योर करेगा। तो ब्लीडिंग मिनिमम होती है, कट स्मॉल होते हैं, रिकवरी इसीलिए इससे फास्टर होती है। एडवांटेज इसका ये है कि दूर कहीं बैठा हुआ डॉक्टर भी इसको ऑपरेट कर सकता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ डॉक्टर इंडिया में के किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे मशीन है इसकी सर्जरीज कर सकता है। इसके जो बेसिक एडवांटेज है वो यही है। और ये गौतम बुद्ध नगर के अंदर, मतलब ग्रेटर नोएडा वाले रीजन के अंदर यथार्थ हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जो ये लेके आया। और ये लेके आने का सारा प्रोसीजर जो है वो हमारे अमित सिंह सीओजी के सुपरविजन में हुआ। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा बताएं हमें कि आगे आए नेपाल में वहाँ के भी पेशेंट आगे अभी रोबोटिक सर्जरी वर्ल्ड वाइड काफी फेमस है। मैं अमित सिंह सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ बताएं और हमारे यथार्थ का विजन आगे कैसा होगा रोबोट को लेकर वो बताएं। थैंक यू डॉक्टर सिंह। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। देखिए, एक अच्छा किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द डॉक्टर्स। जितना स्किल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जितना स्किलफुल होंगे, अच्छी जगह से ट्रेनिंग पढ़ाई करके आए होंगे, सो डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए आपके पास कि ट्रीटमेंट के बाद मरीज को आप रखते हैं जिस चीज पे। एंड द थर्ड इज व्हिच वी कॉल इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने स्किल सेट दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। और दा विंची रोबोट सिस्टम वही एक टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में वर्ल्ड का द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो किसी भी सर्जन को, चाहे जनरल सर्जन डॉक्टर हमीदी है हमारे यहाँ पे, देन वी हैव डॉक्टर दुष्यंत नादर सर जो हमारे ग्रुप डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी का, एंड ट्रांसप्लांट सर्जन है हमारे, नीरज चौधरी जी है सर्जरी है, डॉक्टर देवेंद्र है, डॉक्टर नीलम है। तो ये सब एक स्पेक्ट्रम होता है एक मरीज के लिए कि ओवरऑल मरीज जो आता है इन सब बीमारियों के लिए आता है। इन सब बीमारियों में रोबोट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसा इन लोगों ने एक्सप्लेन किया। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यथार्थ पर्सपेक्टिव से कि आज इट्स अ प्राउड मूवमेंट हमारे लिए है कि इस पूरे एरिया में आज यथार्थ के 5 हॉस्पिटल हैं। बट इस अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक इनफैक्ट दिस संडे हमने लॉन्च किया एक हॉस्पिटल फरीदाबाद में। बट इस रीजन के जो 3 हॉस्पिटल में सबसे 2 हॉस्पिटल में हमारे पास रोबोट है, और ये एक जनरल रोबोट है। इसके अलावा एक और रोबोट है हमारे पास कॉल ऑर्थोपेडिक रोबोट, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए करता है। सो यथार्थ हॉस्पिटल इस चीज पे बिलीव करता है कि यदि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, और उनको उस काम को डिलीवर करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इस एरिया में वी आर द ओनली वन हु हैविंग दिस टेक्नोलॉजी, द विंची रोबोट। मेडिकल साइंस में हमेशा हर 4-5 साल में न्यू टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और हमारा विजन और हमारा थॉट प्रोसेस जो प्रमोटर्स हैं डॉक्टर जय, डॉक्टर कपिल दागी, उनका यही एम्फेसिस रहा है कि हम
द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर सकें, ताकि इसका बेनिफिट जो है इस एरिया में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे इतने सालों से हम सर्विस दे रहे हैं, उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यथार्थ हॉस्पिटल का, इस रोबोट में एक क्वेश्चन शायद आप लोगों की तरफ से आए रहे हैं, बाद में या आप लोग के माइंड में होगा कि इसकी कॉस्ट, एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के दिमाग में, खर्चे क्या होंगे। पहले जनरल सर्जरी होती थी, ओपन सर्जरी, फिर लेप्रोस्कोपी, वो थोड़ा सा उससे महंगा हुआ, एंड देन रोबोटिक। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी थोड़ा सा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से महंगा है, बिकॉज ये मशीन ही अपने आप में वेरी कॉस्टली है, सो मोर देन 10 CR एक मशीन की कॉस्ट है। तो ये सर्जरी थोड़ी सी महंगी है, बट यथार्थ आप लोगों के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, एंड आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने कभी भी पैसों को, खर्चे को कभी महत्व नहीं दिया है। वी ऑलवेज फील दैट मरीज को सर्विसेज और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए और ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो थोड़ी सी पहले जो लेप्रोस्कोपिक होता था ट्रीटमेंट, उससे थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ये और टेक्नोलॉजी दिल्ली NCR के हॉस्पिटल्स में, बेस्ट हॉस्पिटल्स में है, वहां से यथार्थ उससे काफी कम टाइम, कम सस्ते दामों पे ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई थिंक सारे डॉक्टर्स, जिसको भी ये फैसिलिटी चाहिए, हर एक डॉक्टर्स को ये फैसिलिटी दी हुई है, उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि मरीज से आप डिस्कस करें। वी आर नॉट रिजिड फॉर एनी पर्टिकुलर कि यही अमाउंट चार्ज करना है, वैसे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, तभी इसके खर्चे निकलेंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम बाकी जगहों से हम काफी सस्ते दामों पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे इस हॉस्पिटल में। रही बात आगे की, मैं बात करूं तो जो हमारा फरीदाबाद हॉस्पिटल है, वहां भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। सो वी आर वेरी मच कमिटेड कि वर्ल्ड के जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो एक अच्छी ट्रीटमेंट को करने के लिए चाहिए, वो यथार्थ हॉस्पिटल हमेशा प्रोवाइड करता पहले से रहा है और आगे भी ये करता रहेगा। थैंक यू सर, आपके मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए। अभी हमारे बीच में डॉक्टर विपिन सिसोदिया जुड़े हैं, वो 110 वाले हॉस्पिटल में थे। सर भी सीनियर कंसल्टेंट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और सर ने भी इसका कोर्स पूरा कर लिया है, रोबोटिक सर्जरी का सर्टिफिकेशन कोर्स इसका एक होता है। और अब जो है डॉक्टर विपिन भी रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करने लगे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा इसके क्या और फायदे जो आम जनमानस को हो सकते हैं रोबोटिक सर्जरी के, आप बताएं। सभी को नमस्कार। हिंदी सही रहेगी। पहले तो ये बहुत कॉमन धारणा है कि रोबोट सर्जरी करेगा, रोबोट सर्जरी नहीं करेगा। सर्जरी जो सर्जन्स होते हैं, जो पीछे रोबोट को चला रहे होंगे, वही सर्जरी करेंगे। तो पेशेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब सर्जरी आपसे करानी है, रोबोट से नहीं करानी। तो सर्जरी रोबोट नहीं करता। जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं वो इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि उनकी मूवमेंट्स हमारी इंसानी जो हाथ हैं उससे भी बहुत अच्छी है। जैसे हम अपना हाथ अगर ऐसे करके वो बोलना चाहूँ तो ऐसे करके शायद टाँके या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर रोबोटिक आर्म्स इतनी अच्छी होती हैं कि आप बिल्कुल प्रिसाइज करके इतना डिग्री मूवमेंट्स पे भी आप बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट्स कर पाते हैं। और हम किसी अगर डीप कैविटी, किसी गहरी जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे प्रोस्टेट में हम काम करते हैं, तो हम बहुत बेहतर देख पाते हैं। ट्रीटमेंट होता है बहुत बेहतर और बहुत प्रिसाइज, बिल्कुल मिलीमीटरों की मूवमेंट हम देख पाते हैं, जो कि लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी में देखनी बहुत मुश्किल होती है। तो ये सर्जन्स के लिए भी अच्छी, इतना हाथ मोड़ के सर्जरी शायद कोई इंसान ना कर पाए। पेशेंट्स के लिए अच्छी, क्योंकि पेशेंट्स का बहुत फायदा, बहुत प्रिसाइज मूवमेंट्स। और नंबर 3, कम ब्लीडिंग, कम चार्जर्स, हर किसी के लिए इट इज ए विन-विन सिचुएशन। हाँ, थोड़ी कॉस्ट है, जैसे उसने बोला, उस पर हम काफी हद तक काम कर रहे हैं, काफी कॉस्ट कम भी हो चुकी है, बट टेक्नोलॉजी आएगी थोड़ा सा तो भी सबको करना पड़ेगा। यही है रोबोट। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने काफी ब्रीफली इसके बारे में बताया। जैसा सर ने अभी बताया, अभी यथार्थ लोगों के पास लगभग 3 रोबोट हैं, जिसमें 2 दाबीची है और एक रोबोट जो है वो स्पेशली औरतों के लिए है, जिससे कि जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, जिसको पहले डॉक्टर परफॉर्म करते थे, वो सारी सर्जरी एक रोबोट से की जा सकती है। ये तीनों आपने प्रोक्योर के लगभग 35 करोड़ के आसपास इसके लिए अमाउंट खर्च किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। एक चीज जो कोस्ट को लेके सभी लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका यूज कम है, सर्जरी, नंबर ऑफ सर्जरीज कम होती है, इसलिए कोस्ट थोड़ा हाई दिखता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ेगी, इसकी कॉस्ट भी
उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत थी। मुझे यथार्थ हॉस्पिटल में की जानकारी मिली। मैं यहाँ के डॉक्टर या इंचार्ज श्रीमान डॉक्टर नीरज चौधरी जी से मिला और उन्होंने मेरी तकलीफ को समझा और एक नई तकनीक जो विकसित हुई है रोबोट के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की, उस तकनीक के द्वारा डॉक्टर साहब ने मेरी इस तकलीफ को दूर किया है। उनकी टीम को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है। 6 तारीख को मेरी सर्जरी हुई थी। आज मैं घर जाने के लिए एकदम फिट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अनुसार ये जो सर्जरी है रोबोटिक सर्जरी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें पेन नहीं होता है और जो लेस ब्लीडिंग है, जो डॉक्टर साहब ने हमें समझाया। मेरे पेट में बहुत भी था दर्द, उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पता चली यथार्थ में डॉक्टर हमीदी हैं, उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया और कल ही मेरा ऑपरेशन हुआ है और सब तरह से बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, फिट हूँ, खुश हूँ। सब नर्स, मेरे अंदर कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ के सभी स्टाफ बहुत अच्छा है, बार बार पूछने के लिए आते हैं। कमरे भी इतने बढ़िया हैं, 5 स्टार की तरह से हैं। मेरे पेट में दर्द था, पथरी थी मेरे पेट की थैली पे और मैं नीरज चौधरी के उसमें से रोबोट सर्जरी की द्वारा से मेरा ऑपरेशन हुआ है। मुझे अब बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है, आराम है मुझे। मेरा जो रोबोटिक ऑपरेशन हुआ था और अभी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। रोबोटिक ऑपरेशन के बाद 1 घंटे के बाद मैं ठीक हुआ। वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज से आप देखेंगे मरीज आता है इंडिया में ट्रीटमेंट करने के लिए। एक एडवांटेज उसको एक कॉस्ट का जरूर होता है, बिकॉज इंडिया में ट्रीटमेंट सस्ता है। बट जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, जो स्किल सेट जो इंडियन डॉक्टर्स की है वो मतलब अनमैच्ड है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे अच्छे जगह पे तो आपको इंडियन डॉक्टर्स की बहुत वो है। एंड वी आर वेरी प्राउड कि इस इंस्टीट्यूशन में हमारे यहाँ पे ऑल नेशनली इंटरनेशनल लेवल के जो रिपोर्टेड डॉक्टर्स हैं वो सब हमारे यहाँ पे हैं। डॉक्टर दुष्यंत नागर सर के बारे में बताऊं, ही वाज 16 इयर्स इन 40s एंड उन्होंने रोबोटिक सर्जरीज तक वहाँ से स्टार्ट किया एंड आज वो हमारे साथ हैं ग्रुप लेवल पे। एंड जो भी किडनी ट्रांसप्लांट और यूरो की प्रॉब्लम होती है तो सर इज डूइंग दोस केसेस। सो पेशेंट जो है देश विदेश से ये ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं अंडर हिम एंड एक्सीलेंट टीम विद डॉक्टर विपिन एंड डॉक्टर देवेंद्र। सो वी रियली प्राउड टू हैव दिस थिंग। ये जो मरीज आपने देखा, एक पेशेंट देखा होगा आपने जो डॉक्टर नीलम बनर्जी ने ऑपरेट किया, वो भी बाहर से ही आई थी। सी वाज अब्रॉड। कहाँ से थी पेशेंट? नेपाल। आई थिंक नेपाल से वो पेशेंट यहाँ पे आई थी। CIS कंट्रीज के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। डॉक्टर नीरज ने आई थिंक नंबर ऑफ सर्जरी सबसे ज्यादा करी है। आई थिंक एवरी डे इज डूइंग दिस सर्जरी। तो कहने का मतलब है कि एक एज एन यथार्थ एज ए CEO मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पास ऐसे अच्छे डॉक्टर्स हैं और उन डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट डिलीवर करिए जो इनका स्किल सेट है वो मैक्सिमाइज इनके स्किल सेट का बेनिफिट उठा पाए। इसलिए रोबोटिक्स और जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। और इस गौतम बुद्ध नगर के अलावा आप दूर दराज चाहे जो भी कैचमेंट एरिया है, आगरा, बुलंदशहर, मेरठ, जहां से भी अलीगढ़, वहां से पेशेंट्स अब आ रहे हैं, उनकी इंक्वायरी आ रही है, डॉक्टर के साथ मिल रहे हैं और वो इस सर्जरी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये इस एरिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है दिस रोबोटिक सर्जरी। थैंक यू सर। हमारे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि लर्निंग जो है टाइप ऑफ प्रोसीजर है, तो सभी सर्जन अपने फील्ड में महारत थे और हैं ऑलरेडी। बट जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ये इतना आसान नहीं है कि हर कोई सर्जन इसको परफॉर्म कर सके। इसके भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। जैसे ये WC रोबोट आया तो जितने भी हमारे सर्जन से पर डे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, पिछले 2 महीने से 3 से 6 घंटे इनको इस मशीन पे बिताना पड़ता है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए बाहर बेंगलोर या गुजरात में जाना होता है। वहां से फिर उनको वो टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए। या कोई भी यूरोलॉजिस्ट हो, कोई भी सर्जन हो, कोई भी GI सर्जन हो, वो रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल स्किल सेट चाहिए होता है। वो स्पेशल स्किल सेट काम करने से और मेहनत करने से ही आता है। और इसलिए जो हमारे जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि हमेशा
लर्निंग प्रोसीजर है वो लर्न करते रहते हैं और अपना स्किल सेट सब लोगों ने काफी ऊपर किया है। मैं अंत में फिर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब लोग आए, अपना बहुमूल्य समय आपने यथार्थ के लिए निकाला। फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा, बीच में आता था कि यथार्थ की साइड से कौन देखेगा, मीडिया का मैनेजमेंट कौन पीआरसी के लिए जाएगा, और आप लोगों ने पिछली जब हमारी मुलाकात हुई थी सजेशन दिया था कि गुल को इसके लिए कर दिया जाए। तो अब से गुल सेंट्रल कॉन्टेक्ट है हमारी साइड से ग्रेटर नोएडा ब्रांच के लिए। ये आप सब लोगों को कोई भी इशू हो रिलेटेड पहला कॉन्टेक्ट गुल है, दूसरा कॉन्टेक्ट करें। तो ये हम पत्रकार बंधुओं और डॉक्टर का रिश्ता यथार्थ के साथ ऐसा ही चलता रहे, इसकी मैं आपके लिए भी उम्मीद करता हूँ। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। सभी जो है भोजन के लिए, अगर कोई क्वेश्चन आंसर लेना चाहता है तो ले सकता है, या कोई बाइक लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लेंगे दादा। हाँ, करो हाँ, रोल करो। अमित जी, आज यथार्थ हॉस्पिटल ने क्या लॉन्च किया है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? यथार्थ हॉस्पिटल ने अभी वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर्जरी के लिए, द टेक्नोलॉजी कॉल्ड द विंची रोबोट। तो रोबोट सिस्टम विदेशों में बहुत पहले से था, इंडिया में रिलेटिवली नया है। इस एरिया में यथार्थ हॉस्पिटल पहले ये टेक्नोलॉजी लेकर के आया है। हमारे पास 3 रोबोट हैं। एक रोबोट हमारे पास नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में है, दूसरा रोबोट इस हॉस्पिटल में है, तीसरा एक और ऑर्थोपेडिक रोबोट है जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में है हमारे। और आने वाले जो यथार्थ के और भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसे हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स हैं, बट ये ट्रीटमेंट को डिलीवर करने के लिए, अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। और यथार्थ हॉस्पिटल का शुरू से ये इसके ऊपर फोकस रहा है कि हम डॉक्टर्स को वो सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिससे कि मरीजों को बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से रिकवरी हो सके और राहत मिल सके। सर, अभी तक जिस तरह डॉक्टर जो सर्जरी करते आए हैं, अब रोबोट से सर्जरी होगी तो कितना पेशेंट के लिए कितना बेनिफिट होगा इससे? मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन डॉक्टर दुष्यंत कैन एड्रेस इट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक मिनट सर, हाँ सर, शुभ नाम बता दें, परिचय दे दें। दुष्यंत हूँ और हमारी टीम डॉक्टर विपिन और डॉक्टर देवेंद्र की है ग्रेटर नोएडा में। हम लोग यूरोलॉजी के रोबोटिक सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जिसमें किडनी के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, किडनी के रिकंस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, किडनी के जब मुंह बंद होते हैं उनको जोड़ के पाइलोप्लास्टी जिसको बोलते हैं। रोबोटिक सारे प्रोसीजर्स जो दुनिया में रोबोटिक विधि से यूरोलॉजी में होते हैं वो इस हॉस्पिटल में संभव है। अर्ली रिकवरी, हमारे पेशेंट 1 या 2 दिन में घर चले जाते हैं, ब्लड लॉस कम होता है, दर्द बिल्कुल नाम मात्र होता है और आमतौर पर ये पेशेंट शाम को या अगले दिन मॉर्निंग में जाने को तैयार होते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके लिए इस क्षेत्र में यथार्थ रूप लेके आए हैं। सर, एक क्वेश्चन होता है, जिस तरह चिकित्सा जो महंगी होती जा रही है, तो क्या जो रोबोट की जो चिकित्सा आई है तो क्या वो चीप एंड बेस्ट रहेगी या इससे महंगी पड़ जाएगी? हम लोग आपको इसमें मैं तो एक जवाब देना चाहूँगा, आपके लिए जवाब भी और एक सवाल भी है। क्या मैं थोड़ा सा खर्च करके आज शाम को या कल सुबह अपने घर में जाके लेटना चाहता हूँ और या घर का खाना चाहता हूँ, या फिर मैं थोड़ा कम खर्चा करके लंबे समय हॉस्पिटल में लेट के अस्पताल का खाना खाना चाहता हूँ? तो मेरे ख्याल से सबको यही आंसर होगा कि आज शाम को या कल सुबह मुझे आप घर भेज दीजिए और मुझे घर का खाने दीजिए और करके बिस्तर में सोने दीजिए। उसके लिए शायद मैं जेब से कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना चाहूँ तो वो सबसे बड़ा फायदा रोबोट का वो है। तो सर, क्या रोबोटिक जो सर्जरी होगी उसमें समय की कितनी बचत हो जाएगी? जो नॉर्मली जो जिस किडनी के ट्यूमर है उसमें तो समय के अलावा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का पहले किडनी ट्यूमर होते थे जिनमें हम लोग कैंसर की वजह से सारी किडनी निकाल देते थे। आज उस किडनी को हम लोग बचा सकते हैं और बचाने के बावजूद किडनी आपकी बच गई, 2 दिन में आप घर जाने को तैयार है बिना ब्लीडिंग के, अर्ली रिकवरी के साथ। ये बिगेस्ट एडवांटेज रोबोट। सर, जो रोबोटिक सर्जरी जो होगी वो कितने ऐसे वो होंगे जिनका ये इलाज कर पाएगी, जिन रोगों का ऑपरेशन कर सकेगी? दुनिया में जो भी चीज लैप्रोस्कोपी में ओपन में पहले हो सकती थी वो आज सारी सर्जरी रोबोटिक से संभव है। ये सब डिपार्टमेंट्स के लिए है ऑल ओवर। डॉक्टर चौधरी, आपसे सवाल है, पहले जो आप सर्जरी कर रहे थे और अब सर्जरी रोबोट से कर रहे हैं, तो कितना फायदेमंद डॉक्टर्स के लिए, कितना और एक्यूरेसी ये हुआ है और मिथ्या क्या है पेशेंट के बीच में, उसको दूर करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेनिफिट पेशेंट को ये हुआ है कि उसको
जब हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं उसमें प्रिसिशन मतलब पूरे हम उसी टिश्यू को हैंडल करते हैं जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत कम होता है, पेशेंट रिकवर जल्दी हो जाता है। पोस्ट ऑपरेशन के बाद पेन बहुत मामूली सा होता है जिसकी वजह से वो घर जा पाता है और अपना नॉर्मल जो काम वो कर रहा था वो उसमें 1-2 दिन में उसी प्रोसेस में चला जाता है, जिससे उसको हर तरीके से फ़ायदा होता है। इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता, ये सब काफ़ी फ़ायदे होते हैं रोबोटिक्स। मिथ्या ये है कि रोबोट का सबसे ज़्यादा हम जो सुनने में आ रहा है, जो हम पेशेंट हमसे पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या डॉक्टर साहब हम तो आपसे सर्जरी कराने आए थे, क्या रोबोट सर्जरी करेगा? तो रोबोट सर्जरी करेगा तो फिर हम आप क्या करेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, और ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपी और रोबोट इसमें दोनों में सेम ही है। रोबोट कोई लेप्रोस्कोप या रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा होता। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है कि वो बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो मैग्नीफिकेशन का कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से प्रिसाइज सर्जरी कर पाते हैं, इसीलिए उसका नाम रोबोटिक सिस्टम है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो पहले भी सर्जन करता था और सर्जन के बगैर वो सर्जरी हो ही नहीं सकती। डॉक्टर यूनरी से आप रिलेटेड है और अब जो कर रहे हैं रोबोट से, तो क्या अंतर पाते हैं? भूषण सर ने बताया ऐसे किसी को किडनी ट्यूमर है 5 सेंटीमीटर। अब हम पहले क्या करते थे, हम कोशिश करते थे कि किडनी निकले, कैंसर नहीं रहना चाहिए। अब रोबोट से इतना प्रिसाइज हो गया है, हम किडनी को मार कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं किडनी बचे निकले नहीं, कैंसर नहीं रहना चाहिए शरीर पे, नहीं पहुँच सकते। तो रोबोटिक सर्जरी से प्रिसाइज मूवमेंट्स और हमारे इसमें आपको हाथ इतना आराम से रोबोटिक मूवमेंट्स आर सो प्रिसाइज एंड सो इजी कि आप जो डिफिकल्ट सर्जरीज हैं वो आराम से कर सकते हैं, किडनी बच सकती है। लेट्स सपोज प्रोस्टेट की सर्जरी है, प्रोस्टेट कैंसर है किसी, तो जो डीप कैविटी में हमको प्रोस्टेट नीचे होता है, तो इतनी डीप कैविटी में काम करना बहुत मुश्किल होता है, विजन नहीं आ रहा होता था, कुछ दिख नहीं रहा होता था। तो रोबोट से तो विजन बहुत अच्छा हुआ, बहुत 3D विजन हुआ, देख पाते हैं, और इतनी प्रिसाइज मूवमेंट्स हुए कि हर तरीके से आप टांग के ले सकते हैं। तो पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी होती है, चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन डिक्रीजेस लाइक एनीथिंग। सर, अधिकतर पेशेंट जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, आपको समस्याओं का कुछ फेस करनी पड़ती है, उनके लिए समझाना पड़ता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आती है मैडम, कुछ लोगों के हमेशा डाउट्स रहते हैं, बट पेशेंट धीमे धीमे ही समझ पाते हैं, पर हाँ समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। ठीक, थैंक यू सर। लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कुछ लिमिटेशन होता है, क्योंकि ओपन सर्जरी में आप जो आंख से नहीं देख पाते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 2D विजन रोबोटिक सर्जरी में कवर अप हो जाता है। उसमें हमें बिल्कुल हाई डेफिनेशन 3D विजन 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन में नज़र आता है, और आप बहुत पास से बहुत प्रिसाइजली चीज़ों को देख पाते हैं, जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जैसे प्रीवियस सर्जरीज हैं उनमें एडिशंस हैं, या कोई चीज़ बहुत आंतों से चिपका हुआ है, कभी बच्चेदानी अंडेदानी, तो उसको सेपरेट करने में रोबोटिक सर्जरी में बहुत मदद मिलती है, जो कि हम कई बार नेकेड आई से ओपन सर्जरी में उस जगहों पे नहीं देख पाते हैं, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स इतना अच्छा मूव नहीं कर पाते हैं, या उनका मैग्नीफिकेशन या फिर उनका इतना ज़्यादा प्रिसीजन नहीं होता है। तो रोबोटिक सर्जरी के ओवर दीज 2 मेथड्स एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज वही कि कॉस्ट एक फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई भी डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है। मैम, जैसे आप पहले सर्जरी करते थे, नॉर्मल सर्जरी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ खड़े हैं, हर स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जब आप डिस्प्ले करते हैं तो सारे डॉक्टर्स होते हैं या 1-2 डॉक्टर इसको मैनेज कर लेते हैं? इसमें बेसिकली एक रोबोट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक कंसोल बोलते हैं, जिसमें कि सर्जन बैठ के सारे आपके रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये जो रोबोट का ये जो पिक्चर है, ये रोबोटिक आर्म्स होती हैं, ये पेशेंट के ऊपर डॉक्ड होती है, मतलब इसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं पेशेंट के अंदर जाते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट्स को डॉक्टर जो है वो दूर बैठ के कंट्रोल करता है। और तीसरा एक विजन कार्ट होता है, जिसमें कि बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, जिसमें कि और टीम मेंबर्स जो होते हैं, सर्जिकल टीम मेंबर्स, उसमें पूरा सर्जरी को विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर आप अगर उनसे कुछ सलाह लेना चाहें या कुछ करें, तो वो उस विजन कार्ड के थ्रू बाकी लोग भी उस सर्जरी को देख रहे होते हैं।
बट करने वाला जो होता है वो सर्जन पेशेंट से अलग बैठ के सर्जरी करना होता है। बट वो जो कंट्रोलिंग जो होती है वो डॉक्टर के पास होती है, जो रोबोट अपने आप से कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल। रोबोटिक आर्म्स के थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रिसाइज एंड रिस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, उन्हें डॉक्टर वहां से बैठ के कंट्रोल करता है। और अलग से भी स्क्रीन होती है, 2 स्क्रीन और एक्स्ट्रा होती है, जिससे कि सारी टीम जो है उस सर्जरी को देख रही होती है। या अगर आपको कुछ भी उनसे कुछ सलाह चाहिए या आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, मतलब करते हैं। महिलाएं ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप करती हैं, तो आपसे करती होंगी बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो जैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं रोबोटिक सर्जरी को लेके? बेसिकली सबका यही होता है कि रोबोटिक मतलब वही, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि रोबोट करेगा कि डॉक्टर करेगा। सो बेसिकली रोबोट एक तरह का बीच में कंप्यूटर है, मशीन है, जो कि एक अच्छा विजन दिखाता है एंड डॉक्टर सर्जरी करता है। बाकी तो कॉस्ट एक फैक्टर है, वो थोड़ा सा भी धीरे धीरे करके, बट उसको आप इस टर्म में देखिए कि पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, उसका वो अगर कोई वर्किंग वुमेन है या कुछ है, वो जल्दी से रिज्यूम कर सकती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स कम हो जाते हैं। नहीं तो ओपन सर्जरी के बाद कभी कभी 2-2 महीने वो वर्क पे नहीं जाती है। अभी वो 1 वीक के अंदर जो है अपना दोबारा काम पे जा सकती है, पेन बहुत कम होता है, ब्लड लॉस कम है, प्रिसीजन है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसमें बहुत ही सहायक है क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज कटिंग होती है, ट्यूमर अंदर रहने के चांसेस बहुत कम है, बाकी टिश्यूज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और रोबोट में इट्स लाइक दैट कि मैं बॉडी के अंदर बैठ के टिश्यू को डिसेक्ट कर रहा हूँ या ट्यूमर को रिमूव कर रहा हूँ। इट्स वेरी नियर बाय, इतना अच्छा विजन होता है। और मूवमेंट ऑफ द जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जो 7 डिग्री ऑफ मूवमेंट या 360 डिग्री मूवमेंट होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। इसकी वजह से जो हमारा कैंसर है वो पूरा कम्प्लीटली बाहर रिमूव हो सकता है। और बाकी का टिश्यू है, जैसे मैं पार्शियल नेफ्रेक्टोमी की बात करूँ, तो बाकी के किडनी के टिश्यू को बचाया जा सकता है, जिससे पेशेंट का बेनिफिट। लोगों को डर रहता है कि रोबोट से सर्जरी होती है।